हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इन सेंटर का पार्ट 2। इससे पहले इन सेंटर क्या होता है, क्या डेफिनेशन थी, एंगल बाइसेक्टर और उससे रिलेटेड थ्योरम का डिस्कशन पिछले वाले वीडियो में हो चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे कई सारी बातें हैं जो सीधी पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड है, तो वो मैं यहाँ पे यूज में लूंगा। तो आप सब पिछला वाला वीडियो देख के इस वीडियो को देखोगे, जो पार्ट 1 है इन सेंटर का, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी यहाँ से। अब मान के चल रहा हूँ कि आपने बेसिक जो इसके कॉन्सेप्ट बताए मैंने देख रखे हैं और उसी के हेल्प से आगे हम बातें करने वाले हैं। तो इन सेंटर में हम इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली उस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही जगह क्यों मिलते हैं और जिस जगह मिलते हैं वो इन सेंटर होता है। तो पहला जवाब तो ये, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही जगह क्यों मिलते हैं। इस पॉइंट का आपको यहाँ पे जवाब मिलेगा और फिर उसके बाद में आगे उसकी प्रॉपर्टी पे डिस्कशन होगा। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने देख रखा है और समझ भी रखा है कि ट्रायंगल के 3 बाइसेक्टर होते हैं और इनमें अगर कोई भी 2 बाइसेक्टर अगर आप पकड़ लें तो इनका तो कोई भी 2 बाइसेक्टर पकड़ लो आप, ठीक है, तो वो दोनों बाइसेक्टर एक ही जगह तो मिलने ही है। कारण बताओ क्यों मिलेंगे। देखो, मैथ के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करनी है तो आपको जो भी पढ़ रहे हो उसके पीछे क्यों लगा के पढ़ना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको इसका कारण पता है तो आप मैथ के अंदर कॉन्सेप्ट वाइज कहीं पे नहीं अटकोगे। तो देखो, 2 बाइसेक्टर तो एक जगह मिलेंगे मिलेंगे क्योंकि दोनों पैरेलल नहीं है। तो नॉन पैरेलल लाइन हमेशा इंटरसेक्ट करती है, ये हम जानते हैं। अब ये 2 बाइसेक्टर मैंने लिए और इन दोनों बाइसेक्टर का जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, कौन कौन से, ए एंगल का और बी एंगल का बाइसेक्टर लेके चल रहा हूँ। अब ये जहाँ मिलेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। अब बात आती है कि तीसरा जो, अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और कि यहाँ पे अगर इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाया जाए तो ये सर्कल क्या करेगा, ये अंदर इंदर तीनों साइड को टच करेगा, ये इसकी खासियत रहती है। अब अगर मैं सी से भी एक बाइसेक्टर बनाऊं तो वो बाइसेक्टर भी इसी आई पे ही जाएगा। अब ये ज्योमेट्रिकल हमें प्रूव करना है। अब कई बार क्या होता है, हमें पढ़ाया भी जाता है और बोल दिया जाता है कि तीनों बाइसेक्टर एक ही जगह मिलते हैं और हमें ये सोचने का या बताने का वो कष्ट भी नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, अगर इसको मिला दें तो मिलाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये पढ़ाया जाता है कि तीनों बाइसेक्टर एक ही जगह मिलते हैं, तो सही बात है, मिलते हैं, पर क्यों मिलते हैं इसका आपको जवाब पता होना चाहिए। अब मैं इसको कैसे प्रूव करूंगा, इसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, देखो, ये अगर सेंटर है तो अंदर इधर एक सर्कल बन जाएगा, ये बात आपको यहाँ पे पता है। अब मैंने अगर आई को सी से मिला है और अगर मैं कैसे भी करके ये आई से सी तक ये एंगल बाइसेक्टर है, ये बात अगर प्रूव कर पाया तो मेरा काम हो जाएगा। क्या प्रूव कर पाया कि आई सी लाइन ये सी का बाइसेक्टर ही है, तो मेरा काम हो जाएगा। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे इसके रिलेटेड आप यहाँ पे देखिए। तो क्वेश्चन तो आपके दिमाग में है कि तीनों बाइसेक्टर क्यों मिलते हैं, अब कैसे करेंगे, हम प्रूव करेंगे, ठीक है। क्या प्रूव करेंगे, यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये जो आई सी है ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, तब तो आपका काम हो जाएगा। अब आई सी एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि अगर सर्कल की बात आती है तो यहाँ से आप अगर मिलाओगे तो सर्कल के सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये बी सी क्या है, सर्कल के लिए इसकी रेडियस है, सॉरी टेंजेंट है, जो टच कर रही है, हिंदी में बोलते हैं स्पर्शरेखा। और यहाँ से अगर इस साइड से मिला दें तो ये जहाँ टच कर रही है इस जगह पे 90 डिग्री तो बनना ही है। क्या बनेगा, 90 डिग्री। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है कि किसी भी सर्कल पर, देखो, अगर आप सर्कल नहीं पढ़े हो तो सर्कल के अंदर मैं समझा दूंगा ऐसा क्यों होता है। अगर सर्कल पढ़ते हैं हम तो हम ये बोलते हैं कि बार के किसी पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर टेंजेंट डाली जाती है, हिंदी में स्पर्शरेखा बोलेंगे, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। ये आपको यहाँ पे पता है, ये कॉन्सेप्ट के तौर पे हम यहाँ पे हेल्प लेके चलेंगे। तो अगर किसी पॉइंट बार आउटसाइड से टेंजेंट डालें सर्कल के ऊपर तो दोनों लेंथ क्या होती है, बराबर होती है।
पी ए और पी बी, ये हमारे यहाँ पे काम आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के तौर पे जो डॉट डॉट बनाया है, तो ये रेडियस है तो आर है, और इधर से भी क्या होगी आर, और ये पॉइंट सपोज करिए डी है और ये ई पॉइंट है। तो बताओ ये आपका ओ आई डी और आई तो क्या होगा, बराबर होगा। अब मैं यहाँ पे जो बात बोल रहा हूँ वो ट्रायंगल आप देखते जाइए। एक तो बोलने वाला हूँ आई डी सी ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल बोलने वाले हैं कौन कौन सा ट्रायंगल, आई डी सी एंड आई ई सी में। तो देखिए आपका आई ई इक्वल टू आई डी है, कारण बताओ, क्योंकि वो रेडियस है इसलिए बराबर है दोनों साइड से। और सी डी इक्वल टू ई सी है, क्यों है, क्योंकि ये बार के पॉइंट से टेंजेंट डाली है सर्कल के ऊपर। देखो ये सी से टेंजेंट है सी ई, और ये सी डी है, तो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, बराबर है लेंथ, टेंजेंट लेंथ कहते हो, टेंजेंट लेंथ। और ये जो बीच की साइड है आई सी, और वो दोनों में कॉमन है, आई सी इक्वल टू आई सी, तो ये तीन लेंथ आपस में बराबर आ रही है। तो ये एस एस और एस रूल से, या इसका जो नियम होता है एस एस ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समता। तो एस एस कॉन्ग्रुएंसी से आप ये कह सकते हो कि आपका ट्रायंगल आई डी सी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल आई ई सी से, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें सब कुछ बराबर होगा। अब सब कुछ बराबर होने का मतलब ये जो एंगल दिख रहा है डी सी या आई डी सी आई सी डी, एंगल आई सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आई सी ई, यानी ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि हमारा सी आई है, सी आई इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, एंगल सी। ये सी आई क्या है, हमारा एंगल बाइसेक्टर यहाँ से प्रूव हो गया, क्योंकि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव हो गए। अब ये जवाब से आप ये कह पाते हो कि हाँ तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही जगह मिलते हैं, तो इसके लिए ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अगर इस लॉजिक के बिना भी आप कहते हो तीनों एक ही जगह मिलते हैं, तो आप मैथ के साथ में सब्जेक्ट आपको परेशान करेगी, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप इसका क्यों नहीं जानते हो, कैसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब कई लॉजिक क्या देते हैं कि इसमें ये बोलते हैं कि इसके अंदर 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 ये तीनों एक ही जगह मिलते हैं और उससे हम सर्कल बना सकते हैं। बट इसे जब उनसे जब पूछा जाता है कि तीनों एक ही जगह क्यों मिलते हैं, तो फिर इसका जवाब उनके पास में प्रॉपर नहीं होता है। और प्रॉपर जवाब नहीं है तो आपको कई अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें जरूर दिक्कत महसूस होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, तीनों बाइसेक्टर एक ही जगह मिलते हैं। अब आगे कुछ इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये तो मैंने क्यों का जवाब दे दिया आपको। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इधर इन सर्कल है, उसकी इन रेडियस अगर कहीं पे निकालनी हो तो हमारे पास में एक फॉर्मूला रहता है। तो फॉर्मूला ये है कि जो हमारी इन रेडियस होती है बच्चों, वो होती है आर से अगर लिखें तो ये डेल्टा बाई एस, डेल्टा एरिया है ट्रायंगल का और एस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर है, हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। तो ये एक फॉर्मूला है। तो पहले इसका प्रूफ समझते हैं कि आया कैसे, अंत त्रिज्या निकालने वाला। ठीक है, तो प्रूफ पे अगर आपको जाना है तो देखिए इसका प्रूफ बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ये तो हमें पता है कि अगर इन रेडियस है या इन सर्कल बन रहा है तो उसकी रेडियस कम से कहीं की होगी। तो ये आई है और इसको अगर यहाँ से मिला दिया जाए तीनों वर्टेक्स से आई को, तो ये ट्रायंगल आपका बेसिकली तीन पार्ट में बट गया है। कितने पार्ट में बट गया है, तीन पार्ट में बट गया है। ठीक है, अब ये तीन पार्ट में बट गया है तो आप इसे ट्रायंगल का एरिया बताओ। अगर लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर लिखना चाहें तो हम तीन टुकड़ों में इसका एरिया लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए एरिया ट्रायंगल बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई सी,
ए इसके बराबर होगा, सही बात है कि 3 पार्ट में इसको तोड़ दिया है। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया, हमको सबसे पहले ये स्कूल में सिखाया जाता है कि ट्रायंगल का एरिया 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, हिंदी में आधार इंटू ऊंचाई के बराबर होता है। तो क्या यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या? तो सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल के रिलेटेड ये पता है कि इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, और ये वाली जो साइड होती है ये स्मॉल बी से डिनोट की जाती है, बी एंगल के सामने, और सी के सामने है तो इसको स्मॉल सी से हम लिखते हैं। ये आपको नोटेशन वाइज पता होना चाहिए। अब बेस हमें पता है बी सी है, और इसकी हाइट के लिए हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आई से अगर आप परपेंडिकुलर देखें तो ये रेडियस के बराबर होता है। ऐसे आई से इधर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है ना वो टेंजेंट पे डलता है। ये आपको सर्कल के रिलेटेड पता है। अगर आपको सर्कल का कॉन्सेप्ट पता है और नहीं पता है तो सर्कल के अंदर आपको ये सिखा दिया जाएगा कि अगर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो हमेशा टेंजेंट पे जाके जाता है, ठीक है। और ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पे बताइए, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको मैं डेल्टा बोलता हूँ, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले वाले का एरिया लिखेंगे बी आई सी ट्रायंगल लिख रहा है तो इसका एरिया बेस क्या है, बेस आपका है ए, और इसकी हाइट आर के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, आर के बराबर। तो ये हो जाएगा ए इंटू आर। फिर अगले वाले का लिखेंगे, अगला है ए आई बी। तो ए आई बी में ए बी बेस होगा, और आई से जो परपेंडिकुलर गया है वो इसकी हाइट है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे सी इंटू आर, और अगले वाले में लिखेंगे तो 1/2, यहाँ पे लिखेंगे बी इंटू आर। अब देखिए इसमें से ये जितने भी लिख रहे हैं इसमें आप आर कॉमन ले लें तो अंदर बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और ये डेल्टा के इक्वल टू। अब आप बताइए सेमी पेरीमीटर क्या होता है। सेमी पेरीमीटर हिंदी में बोले तो अर्ध परिमाप। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है, इसको एस से लिखा जाता है, और ये होता है तीनों साइड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें, ये हमारा सेमी पेरीमीटर होता है। तीनों साइड को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा परिमाप या हाफ पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये डेल्टा इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा है आर, और ये ब्रैकेट में लिख रहा है, इसको मैं एस लिख सकता हूँ। तो आर इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करने पे डेल्टा बाई एस आ जाएगा। क्या देगा, डेल्टा बाई एस। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया जिसको आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है। यदि इन रेडियस की वैल्यू निकालनी हो तो आपको बेसिकली क्या चाहिए होगा, डेल्टा एरिया चाहिए होगा और सेमी पेरीमीटर की वैल्यू चाहिए होगी। इससे आप ये आसानी से निकाल सकते हो। अब बच्चे यहाँ पे आप हाँ, आगे जब पढ़ोगे ट्रायंगल के सेंटर के रिलेटेड तो एक आगे और आएगा आपका सरकम सेंटर आएगा। और सरकम सेंटर में क्या होता है, बार सर्कल बनता है, तीनों वर्टेक्स ट्रायंगल से होकर पास होता है। तो उसकी भी रेडियस निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला रहेगा। तो उस फॉर्मूले में भी आगे जब आप सरकम सेंटर पढ़ोगे, वीडियो के अंदर आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो सरकम सेंटर मिल जाएगा। तो उसमें आपको सरकम रेडियस का भी कुछ इस टाइप का ही फॉर्मूला पढ़ोगे, उसमें भी साइड और एरिया के रिलेटेड कुछ वैल्यू रहेगी। तो अभी आपको ये समझ में आ गया, आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस हमारे पास में ये एज ए रिजल्ट है जो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। यानी किसी भी ट्रायंगल की इन रेडियस निकालनी है तो आपको बेसिकली एरिया और सेमी पेरीमीटर की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आगे ये किसी भी ट्रायंगल में काम आएगा, ये मतलब फॉर्मूला तो किसी में आए। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम कुछ स्पेशल केस के तौर पे, अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, समकोण त्रिभुज आ जाए, तो इसमें थोड़ा सा रिजल्ट मॉडिफाई करके हम याद रखेंगे तो हमारी कैलकुलेशन वाला पार्ट बच जाएगा। तो स्पेशल केस के तौर पे हम पढ़ेंगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें इन रेडियस की जो वैल्यू होती है वो हम बेसिकली ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 के रूप में याद रखेंगे। अब क्या है ये समझाऊंगा। यदि मेरा एक ट्रायंगल है, आपको दिख रहा होगा ए सी बी एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के अंदर आपको ये पता है ये वाली साइड क्या रहेगी, ए स्मॉल में, ये वाली साइड बी रहेगी स्मॉल में, और तीसरी वाली साइड आपकी सी के सामने है तो स्मॉल सी रहेगी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें जो इन सर्कल होगा, क्या होगा, इन सर्कल, वो इन सर्कल की जो रेडियस है
इसको निकालने का ये फॉर्मूला है r इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। इसको कई जगह ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है कि आपका बेस प्लस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस होगा और परपेंडिकुलर होगा, तो बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस और डिवाइड बाई टू, ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, बेस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बाई टू। तो अब मैं समझाऊंगी ये आया कैसे, इसका भी यहाँ पे आप प्रूफ देखोगे। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो इस वाले से तो आपका आंसर आएगा आएगा, आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस से। बट अगर थोड़ा सा टाइम बचाना है तो आप इस रिजल्ट को भी देख लो। अब इस रिजल्ट के लिए आपको यहाँ से ये तो पता है कि आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस होता है, ये तो हमने जस्ट पढ़ लिया है थोड़ी देर पहले, तो ये आप जानते हो वही नो। अब आपको यहाँ से इसे ट्रायंगल के रिलेटेड वापिस से यहाँ से अलग से बना लेता हूँ मैं। तो ये आए ए सी और बी है, ये वाला मेरी साइड कितनी है, ये ए के इक्वल टू है, ये बी के इक्वल टू है और ये सी के इक्वल टू है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे एस की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एस की वैल्यू आएगी ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये मेरा एस है, सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, तो ये पहला यहाँ से रिजल्ट बन गया। और डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा यहाँ से आ जाएगा 1/2, बेस यहाँ पे आधार ये राइट एंगल है तो बेस आपका ए बी सी है और हाइट ए सी, यानी ए इंटू बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। अब दोनों को यहाँ पे पुट कर लो तो आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस, तो ए बी बाई टू और इसका बाई टू तो कट जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू लिखा है। तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए आपको यहाँ से पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से बनेगा। अब आप ये भी जानते हो कि अगर दो साइड अगर ले जाए, मुझे यहाँ तक पहुंचना है इस रिजल्ट तक, तो मैं यहाँ पे देखो, अगर a प्लस बी का स्क्वायर करें, हमें बचपन में सिखाया a प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब आप बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दिख रही है सी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे सी स्क्वायर रख दूं इन दोनों की जगह, और प्लस का 2ab, और ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब c को लेफ्ट में ले आए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab। राइट, अब आगे देखिए, इसको थोड़ा सा और लिखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आपके दो फैक्टर हो जाएंगे गुणनखंड, एक तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी और दूसरा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इक्वल टू क्या है आपका 2ab है। अब देखो यहाँ पे कितना है, ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी है, तो आप क्या करो, ये ए प्लस बी प्लस सी है, इसको इसके डिवाइड में डाल दो और इस 2 को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे आप अगर पहुंचा देते हो तो आर इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। तो ये मुझे यहाँ से आपको प्रूव करके बताना था कि ये फॉर्मूला होता है। आप a प्लस बी माइनस सी की बजाय ऐसे याद रखना, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनस बाई 2, तो ये फॉर्मूला रहता है जो कि मैंने आपको यहाँ से प्रूव करके बता दिया है। अब ये स्पेशल केस है जो राइट एंगल में काम में आएगा, बट ये वाला फॉर्मूला हमेशा किसी भी टाइप के ट्रायंगल में काम आ सकता है। किसी भी टाइप का ट्रायंगल मतलब वो आपका साइड के अकॉर्डिंग देखें तो हम साइड के अकॉर्डिंग 3 टाइप से ट्रायंगल पढ़ते हैं। राइट एंगल जिसमें
अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल पढ़ लेते हैं, अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोस्केल, और तीनों साइड अलग है तो स्केलन पढ़ते हैं। हिंदी में भी आप समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु नाम से जानते हो। और ऐसे राइट एंगल के केस में आपको ये थोड़ा सा स्पेशल केस पे ये याद रखना है, बाकी ये सब में काम में आएगा जो इधर स्लाइड पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे। अगर ट्रायंगल के अंदर देखो आई अगर लिख रहे हैं तो आपको समझ के चलना है, ये जो आई है ये हमारा क्या है, इन सेंटर है। क्या है ये, इन सेंटर है। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है और इसमें ये इन सेंटर है ट्रायंगल के अंदर जहाँ पे बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, तो आपका जो एंगल बी आई सी होता है, ठीक है, ये वाला एंगल जो आता है वो 90 प्लस एंगल ए बाई 2 आता है। कितना आता है, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 आता है। ऐसे ही आप इधर से देखोगे तो ये तो पता है तीनों बाइसेक्टर एक ही जगह मिलेंगे, हमने इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में यही प्रूव किया था। तो दूसरा आपको ये एंगल दिख रहा होगा ए आई बी, ये वाला एंगल, तो ये बन जाता है हमारा ए आई बी की वैल्यू आती है वो 90 प्लस एंगल सी बाई 2 आता है। देखो बी आई सी है तो इसमें कौन सा बच गया, ए नहीं आ रहा है तो इधर ए बाई 2 होता है। ए आई सी में इधर बी नहीं है तो एंगल बी बाई 2 रहता है, और ए आई बी में यहाँ पे सी नहीं है तो एंगल 90 प्लस सी बाई 2 रहता है। तो ये एक तरीके से रिजल्ट है जो आपको याद रखने। बट पहला काम ये जो हमेशा मैं कहता हूँ कि ऐसा क्यों, क्यों का जवाब अगर आपको पता है तो आप आसानी से बाकी की बातें यहाँ से प्रूव कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि हम ये तो जानते हैं अच्छे से कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये तो जानते हो कि इसको भी प्रूव करवाएं। ठीक है, तीनों एंगल का समेशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर इन तीनों एंगल के अंदर अगर दोनों साइड से आप अगर दो दो से डिवाइड कर ले तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2, यानी दो से मैंने डिवाइड कर दिया फिर 90 डिग्री हो जाएगा। ये पहला रिजल्ट है। अब ये मैंने जो लिखा है वो ट्रायंगल ए बी सी से लिखा है। अब आप ट्रायंगल पकड़िए आपका बी आई सी ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, बी आई सी। अब बी आई सी ट्रायंगल में बताओ ये वाला क्या वैल्यू रहेगी, तो ये एंगल बी बाई 2 रहेगा क्योंकि बाइसेक्टर है, और ये वाली बात करेंगे तो ये सी बाई 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल बी बाई 2 बी आई सी के अंदर प्लस एंगल बी आई सी, भाई इस एंगल के बारे में थोड़ी पता है तो इसको आप मैं क्या लिखूंगा, एंगल बी आई सी प्लस तीसरा वाला एंगल सी बाई 2, और इनका एडिशन भी कितना होगा, 180 होगा क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल ही है, और ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का समेशन कितना होता है आपका, 180 होता है। अब अगर मैं इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दूं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, अब सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे बी बाई 2 से कट जाएगा, सी बाई 2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एंगल बी आई सी माइनस एंगल ए बाई 2, और इधर 180 में से 90 गया तो ये 90 डिग्री बच जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा एंगल बी आई सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, जो कि मुझे यहाँ से प्रूव करना था। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ था, तो ये आपका प्रूव हो गया यहाँ पे। सिमिलरली बाकी भी कर सकते हैं, सिमिलरली आप बाकी भी कर सकते हो, बस यहाँ पे एंगल ए आई भी कंसिडर करना होगा। सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन वही रखना, सेकेंड इक्वेशन बदल जाएगी तो बाकी अदर कैन आल्सो, इनको बाकी को भी इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो अंदर की तरफ है। अब इससे रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है जिसमें हम बाहर वाले एंगल पे डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सटीरियर बाइसेक्टर से रिलेटेड बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि यदि कोई ट्रायंगल है तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक तो इंटरनल बाइसेक्टर होता है एंगल का, और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है। ध्यान दीजिए आप, जैसे आप एक कोई एंगल
कंसिडर करके चलते हो। तो ये इसका जो होता है इंटरनल बाइसेक्टर होता है, जो अंदर की तरफ दिखता है। ठीक है, अब आप देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, क्योंकि एंगल के अंदर अगर ये लाइट थोड़ी सी आगे बढ़ा दे तो ये जो एंगल बन रहा है इसका भी आप बाइसेक्टर निकाल सकते हो। तो ये अगर ए ओ और बी है और ये सी, तो ये तो हो जाएगा इंटरनल इंटरनल देखिए, ये हो जाएगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर जो एंगल का है। और ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एक्सटीरियर बाइसेक्टर। ठीक है, ध्यान रखना, दो बाइसेक्टर यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी भी एंगल के रिलेटेड। अब तक हमारा काम चल रहा था इंटरनल वाले से, अब एक्सटर्नल वाला भी आ जाए तो क्या करना है। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है तो जितने भी एंगल है उतने एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनेंगे। तो अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ, अगर ए बी साइड को आगे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ तक जाएगी, और ए सी को आगे बढ़ा दे तो यहाँ तक जाएगी। अब ये जो आपको दिख रहा है, लेट से ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ए डैश, और इधर नाम दे दिया आपका ए डबल डैश नाम दे दिया। ठीक है, ये कुछ नाम दे दिया इसके। अब आपको ए डैश बी और सी इसका बाइसेक्टर देखना है, तो इधर कहीं बाइसेक्टर होगा और ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे बी सी ए डैश या ए डबल डैश सी बी का बाइसेक्टर होगा, और ये बाइसेक्टर दोनों कहीं के तो मिलेंगे। लेट्स से ये पॉइंट पी है, क्या पॉइंट है, पी। तो इसकी खासियत क्या रहेगी, ये जो एंगल है और ये बाहर वाला एंगल, ये दोनों बराबर रहेंगे, और इधर ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। अब इस जिस जगह मिलेंगे तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इस एंगल की जो वैल्यू आती है तो क्या बोलेंगे इसको बच्चों, बी पी सी बोलेंगे। तो बी पी सी की जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू आती है। क्या आती है, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू। ऐसे ही ए के ऑपोजिट है, ऐसे बी के ऑपोजिट भी आप बना सकते हो। तो बी के ऑपोजिट में आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल बी बाई टू, और सी के ऑपोजिट जो बाइसेक्टर मीट करेंगे एक्सटर्नल वाले बाहरी बाइसेक्टर, तो उसमें आ जाएगा 90 डिग्री माइनस सी बाई टू। तो पहले प्रूव करते हैं कि ये कैसे आए होंगे। अब देखो यहाँ पे ये रिजल्ट प्रूव करने से पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, उसको मैं यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए अब मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर का मतलब पता सब चल गया है। अब इसी से रिलेटेड एक बात यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये हमने पढ़ रखा है कि यदि किसी भी लाइन के ऊपर अगर आप बीच में कोई एक लाइन ड्रॉ करते हो, क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हो, और इधर दो पार्ट बन जाएंगे अल्फा और बीटा। तो हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा, इसका एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। अब मैं यहाँ से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल बाइसेक्टर होते हैं उनके बीच में एंगल 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का, तो सॉरी 90 डिग्री का होता है। एंगल बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यानी इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल ही बनता है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे लेट्स सी ये आप एंगल देख पा रहे होगे, तो इस एंगल का ये वाला पॉइंट है, यहाँ से एक बाइसेक्टर बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये इंटरनल है। कैसा है, ये इंटरनल है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये टोटल एल्फा है आपका, कितना है, एल्फा है। तो आप कह सकते हो ये वाली वैल्यू एल्फा बाई टू होगी, और ये वाली वैल्यू भी एल्फा बाई टू होगी, क्योंकि टोटल एल्फा था आपका। अब इससे बाहर जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बाइसेक्टर बोलेंगे। तो ये देखिए ये मेरा एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। कौन सा है, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर। और ये टोटल वैल्यू कितनी है, बीटा। तो ये आधा वाला पार्ट कितना आएगा, बीटा बाई टू आएगा। कितना आएगा, ये आधा वाला आएगा बीटा बाई टू। अब ये बाइसेक्टर इंटरनल और एक्सटर्नल दिख रहा है। अब इनके बीच में एंगल आपको नजर आना चाहिए, वो क्या है। तो दोनों बाइसेक्टर के बीच में ये यहाँ से लेके यहाँ तक बाई एंगल बनेगा, तो कितना है, अल्फा बाई टू और बीटा बाई टू है कि नहीं।
दोनों बाइसेक्टर इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में, ये वाला अल्फा बाई 2 और आगे वाला बीटा बाई 2। तो अगर मैं इन दोनों में 2 से डिवाइड कर लूँ तो ऐसा बन जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 और इधर हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर में एंगल बनता है वो कितना बनता है आपका, वो बनता है दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है। तो देखिए यहाँ से ये आपको पता है कि इधर कहीं कहीं आपका इंटरनल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, ये हम पहले थोड़ी देर पहले पढ़ के आए। तो ये टोटल एंगल जो बनेगा बच्चों, ये 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, ये यहाँ से लेके अगर इसको यहाँ से मिलाएं तो ये मेरा आई है, तो ये इंटरनल बाइसेक्टर है और ये बाहर जा रहा है। बीपी क्या है आपका, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, और बी आई इंटरनल है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा आपका, 90 बनेगा। अच्छा ये तो पता है आपको कि ये आपका बी बाई 2 है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 माइनस बी बाई 2। कितना बनेगा, 90 डिग्री माइनस बी बाई 2। अच्छा ऐसे ये वाला एंगल क्या है, सी बाई 2 है, और टोटल एंगल ये कितना है, 90 डिग्री है। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। क्या बनेगा, 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। अब समझ में आ गया। अगर इतना आप समझ गए हो तो आप ट्रायंगल देखिए अब, बीपीसी ट्रायंगल। बीपीसी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का समेशन कितना होगा, 180 होगा। तो तीन एंगल कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला एंगल है 90 डिग्री माइनस बी बाई 2, दूसरा वाला है 90 डिग्री माइनस सी बाई 2, और तीसरा खुद ये बीपीसी है। तो इसके अंदर आप अगर यहाँ से लिखोगे तो एंगल सी बी और पी प्लस एंगल बी पी सी प्लस एंगल बी सी पी, इन सबका एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा, कि तीनों एंगल है। अब इसमें से पहला वाला एंगल कितना है, तो आप कहोगे 90 डिग्री माइनस बी बाई 2 है, 90 डिग्री माइनस बी बाई 2। दूसरा वाला तो खुद हम ढूंढ ही रहे, बीपीसी, और तीसरा वाला एंगल आ जाएगा आपका 90 डिग्री, इसमें प्लस का साइन है, 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई 2 और इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 और ये 90 डिग्री मिलके इससे कट जाएंगे, तो एंगल बी पी सी कितना आ जाएगा, ये दोनों माइनस के सामने जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो एंगल बी बाई 2 और एंगल सी बाई 2। अब ठीक है, अब थोड़ी देर पहले ही आपको पता है, हमने यहाँ पे पढ़ भी लिया था। देखो एंगल, इन तीनों एंगल का समेशन कितना है, हाफ हाफ करेंगे तो 90 डिग्री के बराबर है। तो एक अगर सामने, दो को सामने ले जाए तो तीसरा बच जाएगा। तो यहाँ पे इस जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस इनमें जो बचा हुआ है वो इधर आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। तो बी पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 हो जाएगी, जिसको यहाँ से आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब ये तो मेरा बीपीसी है जहाँ पे ये बाइसेक्टर बन रहा है। अब इससे रिलेटेड और क्या यहाँ से आपको पता लगेगा, तो इससे रिलेटेड और यहाँ से बच्चों आपको ये पता लगेगा कि इसको अगर सेंटर मान के एक सर्कल बनाया जाए तो वो सर्कल ऐसे बनेगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से सर्कल बन जाएगा, जो ये थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करनी है। ये कुछ ऐसा सर्कल बनेगा जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर को टच करेगा और इस साइड बीसी को टच करते हुए, सॉरी ये एक्सटर्नल साइड और ये बीसी साइड को टच करेगा और इसका सेंटर पी पे होगा। तो ये आपका एक्स सेंटर कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, इस पी को बोलते हैं एक्स सेंटर। क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर। तो ये ए के ऑपोजिट है, ऐसे बी के ऑपोजिट भी बन सकता है। देखो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको और फर्दर इसकी डिटेल देता हूँ, और इसको अगर आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, अगर इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको इधर आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पे जो बाइसेक्टर मीट करेंगे, ठीक है, ये बाइसेक्टर यहाँ पे मीट करेंगे और लेट्स से क्यू पॉइंट है, तो आपका अगला रिजल्ट यही है कि जो हमारा एंगल ए क्यू सी आएगा वो बनेगा 90 डिग्री माइनस, ये किसके ऑपोजिट है, बी के, तो एंगल बी बाई 2 बनेगा। और एक इधर साइड भी बन सकता है, ठीक, और एक इधर साइड में। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब इसके जो बाइसेक्टर मीट करेंगे, ऐसे बाइसेक्टर होंगे एक्सटर्नल वाले, और ये लेट से आर है, तो ये जो आर एंगल बनेगा ये, और ऐसे, तो एंगल आर पे क्या बोलेंगे, बी
ए आर बी एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए आर और बी। ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस, ये किसके ऑपोजिट है? सी के, तो एंगल C/2 बोलेंगे। ठीक है। इंटरनल जो होता है उसमें तो ऑपोजिट साइड में देखेंगे। जैसे देखो पिछले वाले में तो क्या था, 90 डिग्री प्लस A/2, 90 डिग्री प्लस B/2 और 90 डिग्री प्लस C/2 था। और एक्सटर्नल में क्या है? 90 डिग्री माइनस है। और इन पॉइंट को अगर आप सेंटर माने तो यहाँ से सर्कल हर सेंटर के लिए बनेगा, और वो सर्कल का जो सेंटर होता है उसको बोलेंगे एक्स सेंटर, और वो सर्कल बनेगा वो कहलाएगा एक्स सर्कल। ठीक है। तो इन सर्कल अंदर की तरफ बनेगा, और एक्स सर्कल क्या होता है? तो एक्स सर्कल के लिए डिफिनेशन जो होती है हमारी, उसमें आपके दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर और एक इंटरनल बाइसेक्टर, देखो ये ही आगे जाता है। ठीक है, यहाँ पे मीट करते हैं, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्स सेंटर। और एक्स सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो ये साइड, दोनों साइड को एक्सटेंड करने पर और इस तीसरी वाली साइड को टच करता हुआ सर्कल बनेगा। राइट। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी, एक्स सेंटर और एक्स एंगल जो होता है उससे रिलेटेड। आगे इससे रिलेटेड और कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब आगे एक्स जो सेंटर है इसकी रेडियस से रिलेटेड फॉर्मूला देखते हैं। जो तीन एक्स सेंटर बनेंगे इनकी रेडियस का फॉर्मूला, तो उसको बोलते हैं एक्स रेडियस। तो हमें पता है कि बार की तरफ अगर दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर और एक इंटरनल बाइसेक्टर रख के सर्कल बनाए जाएं तो तीन बन सकते हैं। एक ए के ऑपोजिट बनेगा, एक बी के ऑपोजिट और एक सी के ऑपोजिट। अब जो ए के ऑपोजिट बनेगा उसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। देखिए, अगर ये बाइसेक्टर मीट करेंगे उस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ I1। क्या बोल रहा हूँ? I1। तो उससे एक सर्कल बना सकते हैं सेंटर मान के जो तीनों साइड को टच करेगा। अब ये सर्कल है तो सीधी सी बात है इसकी कुछ न कुछ रेडियस रही होगी, तो इसको R1 से डिनोट करते हैं, और आपकी बुक में भी R1 से ही ये लिखा मिलेगा। तो रेडियस का मतलब होता है इसकी बाउंड्री तक की डिस्टेंस सेंटर से। तो ये R1 है और ये भी बाउंड्री तक जा रही है, तो ये भी R1 रहेगी। क्या रहेगी? ये R1 रहेगी। ठीक है। अब मुझे R1 की वैल्यू यहाँ पे एक रिजल्ट के तौर पे याद रखनी है। R1 इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन S माइनस ए। देखिए, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था जो हमारी इन रेडियस होती है वो डेल्टा बाई एस होती है, बट एक्स रेडियस में क्या आता है? डेल्टा अपॉन एस माइनस ए आता है। अब ये कैसे आया होगा, इस रिजल्ट को यहाँ से हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसका जो प्रूफ करेंगे तो इसके रिलेटेड आप समझिए, यहाँ पे आपको इस आई को बी और सी से मिलाने के बाद में ट्रायंगल दिखना चाहिए, एक दिखना चाहिए ए बी और I1। क्या दिखना चाहिए? ए बी I1। अच्छा, ये वाली लेंथ होती है, ये कितनी होती है? सी के इक्वल टू रहती है, और ये वाली लेंथ जो होती है वो बी के इक्वल टू रहती है स्मॉल लेटर में, और ये टोटल लेंथ होती है आपकी ए के इक्वल टू होती है। ये तो यूजुअल नोटेशन है। अब आप यहाँ पे ट्रायंगल देखिए ए बी I1। क्या देखेंगे? ट्रायंगल ए बी I1। और इसका अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया, तो इसका एरिया बताओ क्या होगा? तो ए बी I1 का बेस क्या है यहाँ पे? ठीक है। तो बेस आप देखोगे तो ये आपका, देखो ये वाला ट्रायंगल है जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको ये समझने में टाइम लगेगा। ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है ये ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का मुझे एरिया लिखना है, तो इसका बेस क्या है? आपका ए बी है, और हाइट देखिए ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा है, तो R1 इसकी रेडियस हो जाएगी। जब भी आप जानते होंगे अगर हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनता है, क्या बनता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखो ऐसा ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में हम हाइट कैसे निकालते हैं? यहाँ से परपेंडिकुलर देखते हैं बेस की साइड में, तो ये वाली हाइट होती है एच के बराबर, होती है नहीं होती है? तो यहाँ पे इस ट्रायंगल की हाइट होगी R1। क्या होगी? R1। तो इसका जो एरिया लिखेंगे 1/2 बेस। बेस क्या है इसका? आपका ए बी, और इसकी हाइट है वो आपकी R1 के इक्वल टू होगी। कितनी होगी? R1 के इक्वल टू, और ए बी की वैल्यू सी के बराबर है, तो 1/2 सी और R1। ठीक है। ऐसे आप दूसरा ट्रायंगल देखिए ए सी I1। ठीक है, एरिया ट्रायंगल ए सी और I1। अब इसका एरिया लिखेंगे तो इसका बेस क्या होगा? इसका बेस होगा आपका ए सी, तो इसका एरिया हो जाएगा बेस ए सी, और हाइट हाइट अभी भी कितनी है? R1 के इक्वल टू है, परपेंडिकुलर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो R1। तो यहाँ से एरिया लिखेंगे तो 1/2 ए सी की वैल्यू कितनी है? बी, तो बी R1।
या तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर यहाँ से आप देख पा रहे हो तो एक ट्रायंगल देखो, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया आएगा, इनमें से ये नीचे वाला ट्रायंगल अगर हटा दें, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा? हमारे पास में केवल ट्रायंगल एबीसी बच जाएगा जिसका एरिया डेल्टा होता है। क्या होता है? एरिया डेल्टा। तो अब मैं तीसरा रिजल्ट यहाँ से लिखना चाहूंगा, उसको आप देख के बताओ। अगर मैं पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCI1, BCI1, तो इसमें बेस क्या है? तो बेस, इसका बेस है आपका BC ही है, और इसकी जो हाइट है, बेस की हाइट क्या है? ये R1, परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो ये R1। तो BC की वैल्यू A है, तो A R1, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। अब फर्स्ट सेकंड माइनस थर्ड कर दिया जाए तो हमारे पास में केवल ट्रायंगल ABC का एरिया बचेगा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और इसमें से माइनस थर्ड कर दिया जाए तो इससे क्या बनेगा? इससे बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बनेगा नहीं बनेगा बताओ सोच के? पहले दो ट्रायंगल को जोड़ दें और तीसरा वाला जो मैंने येलो कर रखा है उसको हटा दिया जाए, तो हमारे पास में जो एरिया बचेगा वो किसका बनेगा? ट्रायंगल ABC का। तो इन दोनों को हटाएंगे तो देखो 1/2 R1 तो सब में है, तो ये तो आ जाएगा कॉमन, 1/2 R1 को कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से C प्लस B माइनस A इंटू R1 इक्वल टू, और ABC का जो एरिया होता है उसको हम यूजुअली लिखते हैं डेल्टा से, इसे लिखते हैं डेल्टा से। तो बताओ R1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहोगे R1 की वैल्यू जो मेरे पास निकल के आ रही है वो डेल्टा अपॉन, यहाँ से आ जाएगी B प्लस C माइनस A और अपॉन में 2, ठीक है। या तो समझ में आ गया? अब हम ये भी जानते हैं कि A प्लस B प्लस C तीनों साइड का जो समेशन होता है वो 2s होता है। कितना होता है? 2s। अब तीनों साइड का समेशन 2s है। अब इसमें से अगर दोनों साइड में मैं A को सब्ट्रैक्ट कर लूं, ठीक है, तो A प्लस B प्लस C माइनस का 2A कर दूं तो इधर क्या हो जाएगा? 2s माइनस 2A, A हो जाएगा नहीं होगा? तो यहाँ से क्या बचेगा? B प्लस C माइनस A बचेगा, और इधर 2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा S माइनस A, और इधर 2 को नीचे ले आए तो B प्लस C माइनस A/2 इजिकल टू क्या आ जाएगा? S माइनस A आ जाएगा। क्या आ जाएगा? S माइनस A आ जाएगा। तो इस जगह पे आप इसको अगर पुट कर लेते हो तो R1 की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा अपॉन S माइनस A। क्या आ जाएगा? डेल्टा अपॉन S माइनस A, जो मुझे यहाँ पे ध्यान हो तो प्रूव भी करना था यही। तो ये रिजल्ट आपके सामने आ गया है। अब इसी तरीके से जैसे मेरा R1 आया है, तो R1 के लिए आप ऊपर देखो डेल्टा और अपॉन में क्या हुआ? S माइनस A। जब R2 निकालेंगे तो R2 क्या होगा? B के ऑपोजिट होगा, तो इसमें S माइनस B हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से इसको याद कर सकते हैं, और अगले वाले में होगा S माइनस C हो जाएगा। तो ये तीनों एक्स रेडियस की वैल्यू यहाँ से आपके पास में आ गई है। इसको आप ध्यान रखोगे अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो एक्स रेडियस और इन रेडियस का मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ बता दिया, विथ प्रूफ समझा दिया है। अब आगे हम देखेंगे कि अगर मुझे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो क्या फॉर्मूला रहेगा। अब देखिए आगे हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। पहले हमने पढ़ा था इन रेडियस का फॉर्मूला, तो इन रेडियस का फॉर्मूला तुम्हारा होता है R इक्वल टू डेल्टा बाई एस, और साथ में हमने एक्स रेडियस के फॉर्मूले भी पढ़ लिए। अब कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर के बारे में बात करेंगे। अब इन सेंटर का कोऑर्डिनेट का मतलब, अगर हमें ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं तो हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं या निकाल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें ये आपको पता होना चाहिए, ये जो साइड है इसको हम A बोलते हैं, जैसा कि मैंने अब तक कई जगह आपको बता भी दिया है। C के ऑपोजिट साइड को स्मॉल c और B एंगल के ऑपोजिट साइड को स्मॉल b से डिनोट किया जाता है। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो ये तीनों साइड की पहले लेंथ निकालनी पड़ेगी, और तीनों साइड की लेंथ आ जाती है तो आप यहाँ से इन सेंटर के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हो। अब ये तो एक तरीके से रिजल्ट है। अब बात आती है कि इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूफ पे चलते हैं। तो प्रूफ करने के लिए आपको जो रिजल्ट मैंने पिछले वाले वीडियो में बताए थे रेशियो के रिलेटेड वो पता होने चाहिए। तो क्या
प्रूफ मतलब रिजल्ट बताए थे कि यदि हमारे पास में ए बी सी अगर कोई ट्रायंगल है और इसका जो बाइसेक्टर है वो डी पॉइंट में मिलता है, कौन, बाइसेक्टर, और इसके ऊपर कई कई पॉइंट होगा आई, तो हमारा जो बी डी रेशियो डी सी होता है वो क्या होता है, बी डी इसे साइड, ये साइड सी और ये बी के बराबर है, तो इनके रेशियो में होता है, जिस जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटता है जिसके कारण ये, या जिसका ये एंगल बाइसेक्टर है जिस साइड का, तो किस साइड का एंगल बाइसेक्टर है, सी और बी का, तो ये सी रेशियो बी रहेगा। अब इससे क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे यहाँ से डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, कैसे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, डी के, और उसके अलावा मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा ए आई और आई डी का जो रेशियो होता है, ए आई और आई डी का रेशियो होता है, ये होता है बी प्लस सी रेशियो ए। ये दो रिजल्ट आपको पता है या पता होने चाहिए इस रिजल्ट को लाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे पता होने चाहिए इस रिजल्ट के लिए, पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, ये तो मेरी ज्योमेट्री है, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें हमारा इंटरनल डिवीजन आता है। क्या आता है, इंटरनल डिवीजन, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में अंत विभाजन और इंग्लिश में इंटरनल डिवीजन ही है। तो अगर कोई दो पॉइंट है, कितने पॉइंट है, दो, एक है x1 y1 और दूसरा है x2 y2, और इनको अगर कोई तीसरा पॉइंट m रेशियो n में बांटता है, किस रेशियो में बांटता है, m रेशियो n में बांटता है, तो हमारा जो तीसरा पॉइंट जो बांटने वाला है इन दोनों को, उसके कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, ये इंटरनल डिवीजन से आता है। अगर आपने इंटरनल डिवीजन नहीं पढ़ रखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, अगर इंटरनल डिवीजन का वीडियो मिल है, क्योंकि अभी आपकी प्लेलिस्ट में मैंने डाला नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे डाल दूंगा अगर कुछ टाइम के बाद आप देखोगे तो, अपलोड करने के बाद। तो इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इधर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये होता है एम एक्स टू और एम एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन, और इधर से एम वाई टू और एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन, ये मेरा इंटरनल डिवीजन है, ठीक है। ये कब काम में रहता है, लेना है जब आपको किसी रेशियो में दोनों ज्वाइन करने वाले पॉइंट को बांटना हो किसी सेगमेंट को, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका होता है। कई जगह m1 और m2 भी आपको लिखा मिल सकता है, तो ये दो कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो देखिए, आपको ये पता है कि सबसे पहले मैं डी पॉइंट निकालना चाहूंगा, तो आपका बी पॉइंट क्या है, तो आप कहोगे सर बी पॉइंट है मेरा x2, y2 और सी पॉइंट है x3, y3, और ये डी पॉइंट के लिए। अब बताओ बी डी और डी सी का रेशियो क्या है, बी डी और डी सी का रेशियो है सी रेशियो बी, क्या है, सी रेशियो बी है कि नहीं। अब बी डी और डी सी का रेशियो मुझे पता है, तो यहां से आप डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो डी के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई करना है और ये इससे मल्टीप्लाई करना है एक्स और वाई के, तो ये हो जाएगा मेरा सी एक्स थ्री और बी एक्स टू और अपॉन में सी प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा सी वाई थ्री बी वाई टू और अपॉन में सी प्लस बी। ये हमारे कोऑर्डिनेट आगे डी के लिए। अब डी के कोऑर्डिनेट आ गए तो आप आई के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। अब मैं आई के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ए आई और आई डी वाला सेकंड रेशियो काम में लूंगा, ठीक है। तो ए आई, यहाँ पे कहीं आई होगा और ये आपका डी है। अब देखिए डी के कोऑर्डिनेट तो ये यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है आपके x1 y1, और मुझे आई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ए आई और आई डी का रेशियो क्या है, ए आई और आई डी का रेशियो है, ये है आपका बी प्लस सी रेशियो ए, कितना है, बी प्लस सी रेशियो ए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। इंटरनल डिवीजन आपको अगर नहीं पता है, पहले आपको इंटरनल डिवीजन समझना पड़ेगा, अभी के लिए इसको याद कर लो। अब आई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो देखिए इस जगह पे आपको इनको समझना है, ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये वाली बात यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, इस वाले को यहाँ पे समझेंगे और ये यहाँ पे समझना है। तो डी के कोऑर्डिनेट में क्या होगा बताओ,
ये वाला मल्टीप्लाई होगा इधर साइड में और ए मल्टीप्लाई होगा पहले वाले के साथ में। तो बी प्लस सी, ऐसे देखना, बी प्लस सी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, ये सी एक्स थ्री बी एक्स टू अपॉन सी प्लस बी प्लस, और ए मल्टीप्लाई होगा इधर साइड में, तो ए एक्स वन, और अपॉन में क्या होता है, दोनों रेशियो का समेशन m प्लस n। तो यहाँ पे रेशियो कौन है, b प्लस सी और ए, तो ये यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ऐसे ही ये b प्लस सी वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो y के कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो b प्लस सी इंटू वाई कोऑर्डिनेट जो d का है, तो ये सी वाई थ्री और बी वाई टू अपॉन में सी प्लस बी प्लस, और ये a मल्टीप्लाई होगा इधर से, तो ये हो जाएगा ए वाई वन। अब ये टोटल आ गया, इसके डिवाइड में डाल देंगे सी बी प्लस सी प्लस ए। ठीक, अब इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में देखो ये b प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा, सेम ही तो है। तो ऊपर क्या बचेगा, सी एक्स थ्री बी एक्स टू और ए एक्स वन, उसको रीअरेंज करके लिखें तो ए एक्स वन बी एक्स टू और सी एक्स थ्री, और डिवाइड में इसको भी प्रॉपर लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो ये b प्लस सी और ये c प्लस बी की बात है तो कट जाएंगे। ठीक है, और इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो ए वाई वन बी वाई टू और सी वाई थ्री बच जाएगा, और डिवाइड में आपका a प्लस बी प्लस सी बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक तरीके से प्रूफ आ गया, जो मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बोल रहा था कि ये कोऑर्डिनेट होते हैं, एक सेंटर इन सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप आसानी से समझ गए होंगे कि इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं। अब कई जगह आपको ये प्रूफ के तौर पे बहुत कम जगह देखने को मिलेंगे। जनरली कई बच्चों को तो पता भी नहीं होता है, और जिनको पता होता है उनको ये नहीं पता होता है कि आया कहाँ से। बट देखिए, इससे पहले आपको ये इन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और इंटरनल डिवीजन ये दोनों पता होने चाहिए। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये समझने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो पढ़ा था, और वो इतना पेशेंस आपके अगर है पास में, पढ़ाने वाले के पास में है, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। बट आज के टाइम पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल है, ये पढ़ाते ही नहीं है, पर मुझे पता है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ऑब्वियसली कई बच्चों से तो ऑलरेडी आगे निकल चुके हो, क्योंकि नहीं पता है। मुझे पता है, मैंने क्लास में कई बार फील करके देखा है कि ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है इतना नहीं पढ़ाया जाता है, केवल इतना बोल देते हैं इन सेंटर होता है, क्या होता है हम 2 वीडियो देख ली और उसके अंदर भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, केवल थ्योरी चल रही है। तो देखो, डेप्थ अगर आप पढ़ना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको टाइम देना पड़ेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब ये इन सेंटर है, ऐसे एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना होगा, अब जो एक्स सेंटर होता है, जिस तरह से हमने इन सेंटर के बारे में पढ़ा जस्ट पीछे, ऐसे एक्स सेंटर कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिनको हम I1 I2 और I3 के रिलेटेड बोले। तो ये I1 है वो A के ऑपोजिट है। ठीक है, और ऐसे I2 B के ऑपोजिट होगा और I3 C के ऑपोजिट होता है। तो इनके कोऑर्डिनेट पे रेडियस के रिलेटेड हमने पढ़ लिया है कि R1 की वैल्यू थी हमारी डेल्टा अपॉन S माइनस A, R2 की वैल्यू थी डेल्टा अपॉन S माइनस B, और ऐसे R3 की वैल्यू डेल्टा अपॉन S माइनस C निकाली थी। ऐसे इसमें इनके कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं सेंटर के। तो ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं इनमें बस पिछले वाले की तरह फॉर्मूला आता है। देखो यहाँ पे ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c है, इधर भी आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे ही इसमें भी कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसमें इसी तरीके से आता है, बस यहाँ पे माइनस ए हो जाता है बच्चों, इस जगह माइनस हो जाता है जब I1 की बात करें, I2 की बात करें तो माइनस बी हो जाता है, और I3 की बात करें तो माइनस सी हो जाते हैं, जैसे इन सेंटर के रिलेटेड था। तो आपको I1 के कोऑर्डिनेट के रिलेटेड ये फॉर्मूला याद रखना है। अब ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ और आप खुद प्रूव करने की कोशिश करना। जिस तरह से हमने इन सेंटर के रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट काम में लिए थे, कुछ ऐसे आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हेल्प में लेने होंगे, जिससे आपको ये I1 के कोऑर्डिनेट मिल सकें। तो ट्राई करना आप लोग अपनी तरफ से, और मैं डाउट है तो आप बता देना, आगे समझा दूंगा। अब ये जो रिजल्ट लिखा है ये किसी भी ट्रायंगल के लिए होता है। ठीक है, ये एनी ट्रायंगल
कोई भी टाइप का हो सकता है, आपका तीनों साइड सेम वाला हो, तीनों साइड अलग अलग लेंथ का हो, या तीनों साइड आपकी में दो इक्वल हो, जैसे ट्रायंगल में हम बोलते हैं स्केलन, आइसोस्केल या इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऐसे ये किसी में भी काम करता है। बट अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, क्या जाए, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिससे आपको, अच्छा आपने मीडियन वाला पार्ट पढ़ लिया ना, तो हमारे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या थे, याद करो। यहाँ से मैं लिखना चाह रहा हूँ, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या थे। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट थे तीनों का एडिशन बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और यहाँ पे था y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये आपको मैंने पढ़ा दिया है सेंट्रोइड के अंदर। तो ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं और सेंट्रोइड को जी से लिखते हैं। अब अगर मेरा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी मीडियम वालों के लिए समबाहु त्रिभुज हो जाएगा अगर तीनों साइड बराबर हो जाए, ए बी और सी। और अगर ए बी और सी बराबर हो जाए तो ये आई की जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली ये आ जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। कैसे आएगी, देखो तीनों बराबर हो जाए तो नीचे 3 हो जाएगा और ऊपर भी ये कॉमन आगे कट जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सेंट्रोइड और इन सेंटर एक ही जगह आ गए। क्या आ गए, एक ही जगह आ गए। तो बिल्कुल सही बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सेंट्रोइड और इन सेंटर एक ही जगह होते हैं। जब हम सारे सेंटर पढ़ लेंगे, सारे सेंटर मतलब सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, तो वहां पे मैं स्पेशल तौर पे आपको समझाऊंगा कि यदि मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, ध्यान सुनना बात, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर चारों सेंटर एक ही जगह आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, एक ही जगह आ जाते हैं। यानी आपका सेंट्रोइड और सरकम सेंटर या इन सेंटर या ऑर्थो सेंटर, ये चारों एक ही जगह कोइंसाइड करने लग जाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर सेंट्रोइड निकाल के हमारा काम आसानी से चल जाता है। तो आपको ये स्पेशल केस भी पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट निकालो या इन सेंटर के, एक ही बात होती है। और आगे आप पढ़ोगे तो सरकम सेंटर भी यही होता है और ऑर्थो सेंटर भी यही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपका इन सेंटर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर किया होगा। एक बार फिर से देख लेना अगर कोई डाउट लगे, और साथ में नोट्स जरूर बना लेना बच्चों। बिना नोट्स के कुछ भी काम आपका नहीं चलेगा। नोट्स होंगे तो आप आसानी से जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाओगे। तो मिलते हैं इन्हीं उम्मीद के साथ में कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और जिसको आपको लगता है कि ये न्यू नॉलेज के तौर पे पता होगा, या आपका कोई भाई बहन वगैरह है छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में, तो उनको जरूर शेयर करना। क्योंकि मुझे पता है ये उनको भी नहीं पता है जिन्होंने 11th-12th पढ़ लिया है या कॉलेज वगैरह पढ़ रहे हैं, और ये बेसिक फंडामेंटल है, ये नहीं पता है, बहुत कम बच्चों को पता होता है। और मेरा मानना है कि मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ के अंदर ये बातें अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग है मैथ, बस आपका इंटरेस्ट डेवलप के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, तो आप ऑटोमेटिकली काफी बच्चों से आगे निकल जाओगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं।